Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences for grade 12. In today's topic we are going to discuss function main. Since you already know कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज और सी प्रोग्राम. तो हम किस तरह से सी का स्ट्रक्चर लिखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर मस्ट टू हैव इन अ प्रोग्राम, इन विच वी हैव डिस्कस दैट देयर इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड देन अ मेन फंक्शन. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है, उसके फर्दर कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं. सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें हमने देखा कि दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें हमने उस प्रोग्राम को डिवाइड किया था. फर्स्ट वाज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड द अदर वाज फंक्शन मेन. सो this video is all about function main and the syntax it carries and whatever is inside it. So जब हम देखते हैं फंक्शन मेन की बात करें, दिस इज़ बेसिकली द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम. ये जो आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है. कंपाइलर नोज दैट दैट्स वेयर द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस बिगिन. सो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं ऑफ द प्रोग्राम, दे आर इनक्लोज्ड विद इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, राइट. तो मेन फंक्शन जब भी हम सी की बात करते हैं, हमने देखा दैट इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. समटाइम्स क्या होता है कि there are in structured language there are different smaller units made or the different smaller functions that are being used, and those units are actually made on the basis of functionality. Different functionalities की basis पे different modules बन जाते हैं, different छोटे छोटे से functions बना के उसके अंदर वो functionality जो है वो perform की जाती है. But main remains the same in every C program. Even it will be there in C++ program as well. So जब हम main की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि main program will remain constant with the same name as well. यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, कि जब आप फंक्शंस बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, तो आप उसको अपना नाम भी कोई दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई नाम असाइन कर सकते हैं. बट वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द मेन फंक्शन, मेन विल रिमेन सेम एज इट इज़ रिटन, मेन विद स्मॉल केस लेटर्स, राइट. सो अगर हम सिंटेक्स देखें मेन का, तो मेन का सिंटेक्स इज़ समथिंग लाइक दैट कि वी हैव वॉइड मेन, देन ब्रेसेस एंड देन अ मेन रिटन इनसाइड देम. Since we said that main is a function, it is quite similar to algebra, the functions in algebra. If you recall, any function actually returns some value and it can take one or more parameters. The function in programming language is more or less the same as algebraic function, right? So जैसे कि function कुछ value return करेगा और function कुछ parameters जो है वो accept कर सकता है, one or more. राइट. अगर हम यहाँ पे देखें मेन फंक्शन के केस में, तो सो द सिंटैक्स सेज void main and then braces, then void written inside it. The first void is basically data type of the value that your function returns. Since the data type given here is void, it means that your main function will return nothing. Which actually means that whenever your compiler is compiling the program, it means that at the end of compilation your function does not have to return anything if the data type is defined as void. If it returns some value, it will mean to the compiler कि इसके अंदर कोई error है. ठीक है. जब भी अगर वहाँ पे आपने कोई डेटा टाइप असाइन नहीं किया, यू हैव सेड दैट इट इज़ वॉइड डेटा टाइप, इट मीन्स दैट योर प्रोग्राम आफ्टर कंपाइलेशन हैव टू रिटर्न नथिंग टू द कंपाइलर. तो कंपाइलर के लिए ये एरर चेकिंग के लिए भी ये बात जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है. एनीवेज,
There can be data types defined with the function main as well, but that is out of the scope of your course. So अभी के लिए हम इसको void, हम जितने भी programs देखेंगे या जितनी भी programming अभी तक हम करेंगे उसमें mostly जो आपकी return type होगी, data type of the function, that will remain the same, which is void. You can use other data types as well, but that will be into the later programming. Then we say main function. As I already said, main will remain the same. It will not change at all, and it will be present in every program that you will write in C language और C++. So जब हम बात करते हैं कि C language में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख दी, उसके इमिडिएटली बाद जो चीज़ आप सबसे पहले लिखेंगे वो आपका मेन फंक्शन होगा. मेन फंक्शन का सिंटैक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें फर्दर जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी टू ब्रेसेस. These braces have something inside it which is called again void. इन braces के अंदर parameters लिखे जाते हैं, यानी arguments और parameters that a function can take, right? उन parameters में कोई values हो सकती हैं, expressions हो सकते हैं जिसके थ्रू कोई values जो हैं वो function ले सकता है किसी और module से या किसी और function से. So in this case, again, that is void, which means that this function, this main function, does not take any arguments. But again, this is not fixed. This is variable. There can be arguments in the function, and then there can be other data types for the main function, but we are not discussing throughout your course of computer sciences. Whenever you will learn other higher level languages, you will definitely include other data types and the arguments in the main function. For now, we can work without them. So देखें आगे, जब हम बात करते हैं main function की, there are braces after that. We call those braces delimiters. Delimiters क्या हैं? In opening bracket, curly bracket, and then closing curly bracket. Inside those curly brackets is the body of the function. They contain all the statements that have to be executed or performed by the processor or computer, right? So जितनी भी instructions, जितनी भी हमने उनको programming language के through जितनी भी चीज़ें समझानी हैं, we will write all of those inside that body of the main function, which are enclosed by the delimiters or the curly braces. Starting curly braces shows the entry point or the starting of your body of the program, and the closing bracket represents that the body of the program is closed. Anything written before the main function and anything written after the curly bracket closes will not be executed by the compiler, or it will not be executed by the processor, but it will all be information like preprocessor directives and header files and other kind of information. Or even if it is a program, it will not be executed. If there are instructions, they will not be executed until we write them inside the body of the main function. So as I said, main function is the entry point of the execution of the program. So whenever we have to write something that needs to be executed, we will always write them inside the main function. So इसके बाद हमारे पास क्या है कि statements लिखी जाएंगी. Statements are the instructions, programming instruction, programming codes that you have to give in order to perform certain tasks. तो जब हमने वो instructions देनी है, they will be inside the body of the main function. तो जब हम कह रहे हैं कि हमें instructions लिखनी है, वो instruction एक instruction भी हो सकती है, like the program over here. यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ printf की एक command लिखी हुई है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है वो लिखी हुई है, वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या वो स्टेटमेंट लिखी हुई है. But there can be other instructions as well that can be written inside the body of the program. वो आपका कोड thousands and thousands line का भी हो सकता है, वो one liner भी हो सकता है. Anything you want to be done by your program will be given as an instruction inside the program or inside the body of the main function. इसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो है what is the statement exactly.
स्टेटमेंट जो है वो इट कैन कंप्राइज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, जो कि आपकी हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में भी देखेंगे कि किस किस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं, या किस तरह की के टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा सकती है। यहाँ पे एक सिंपलर इंस्ट्रक्शन गिवन है विच इज़ अ प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन. Printf itself is a function which is coming from the header file stdio.h. हम printf को भी next lectures में और next chapters में detail में study करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि it is a one-liner program or it is a one-statement program that prints something, displays something on the screen, and that is why printf is actually used, right? So अगर आप देखें तो एक लाइनर प्रोग्राम है और उसके आगे जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ इज़ फॉर डिस्प्लेइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन. So that is a function, that is a built-in function that you are using in order to perform certain tasks, right? So ये ऐसे ही है कि कोई एक मॉड्यूल बना हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम कहीं पे बना हुआ है inside the library of stdio.h. You call that to perform that task of printing all the time. ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप हर दफ़ा प्रिंटिंग के लिए भी लाइन ऑफ कोड्स लिखें, आप ऐड करने के लिए भी लाइन ऑफ कोड्स लिखें. सो देयर आर बिल्ट इन programs, smaller modules that are written inside the libraries. You just have to call them and they are called built-in functions. You just have to call them and they will do the task for you. हमने printf यूज़ किया है, तो printf का मतलब है कि it has to display something on the screen when the program will be executed. तो उसमें क्या चीज़ प्रिंट होगी? यू हैव टू गिव दैट इनसाइड द ब्रैकेट्स ऑफ प्रिंट एफ. अगर आप प्रिंट एफ के आगे देखें तो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं और उन ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड. व्हेन वी से वी हैव टू प्रिंट समथिंग एज इट इज, you will always write them into the quotation marks or inside the quotations, right? So you start the quotation marks and you end the quotation mark, and inside that you will write whatever you want to be displayed as it is on the screen. For example, अगर इसी के अंदर मैं अपना नाम change कर दूँ, I'll write inverted commas Mubashra Manzoor. So Mubashra will be printed on the screen. You can try writing your own name and displaying it on the screen, and that will be your first program. So जो भी हमने देना है within the program, it has to be given as an instruction inside the body of the program, and it has to be executed that way. जब हम बात कर रहे हैं syntax of main function की, तो main function will remain the same, as I already said that main function will remain the same, and you will always write a main function, a full module of main function, and you will write all the instructions inside it. Those instructions can be starting from 1 line to hundreds and thousands of lines. Now you see that after that instruction is completed, printf bracket started, inverted commas, hello world, inverted commas closed, bracket closed, there is a sign, there is a symbol of semicolon after that. Why do we write it? In order to terminate the program, you always write semicolon in C program or C++ program. If you write a semicolon after any statement, your compiler will consider it a complete statement, a complete instruction. So the termination sign has to be given all the time. जब भी आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, मैंने आपको बताया था कि द कंपाइलर actually reads the program sequentially and execution of the program actually happens sequentially until there are some jumps involved inside the program. तो जब सीक्वेंशियल की हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है उसको रीड करना है लाइन बाय लाइन, वन इंस्ट्रक्शन आफ्टर द अदर. तो आपके कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है? आपको इंग्लिश के एक सेंटेंस का कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है? बिकॉज देयर इज़ अ फुल
stop after that instruction, right? तो जब वो इंस्ट्रक्शन के आगे एक फुल स्टॉप लगा होता है, आपको लगता है यहाँ पे ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आपके कंपाइलर को तब पता चलता है कि आपकी लाइन कंप्लीट हो गई है, आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, जब उसके आगे एक सेमी कॉलन लगा होता है। सेमीकोलन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन और द लाइन इन द सी कोड, राइट? तो जब सी में सेमीकोलन आप ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ कंप्लीटेड, राइट? सो इफ़ यू विल नॉट राइट the semicolon or you forget to write the semicolon after any instruction, it means that you will write it after every instruction. So if you forget it, the compiler, when it will compile the program, it will give you certain error. It will give you an error giving the statement missing semicolon. So it will give you an error like that. So उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कहीं ना कहीं पे semicolon जो है वो miss कर दिया है. When you begin to write programs, it happens a lot, and this is pretty normal and this is pretty acceptable that you do that. But eventually when you mature as a programmer, तो आपकी ये वाली जो syntax के errors हैं ये आना थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाते हैं, यानी आप gradually improve कर लेते हैं whenever you practice more. तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने वो जो गलती है वो नहीं करनी, या आपने टर्मिनेशन का साइन जो है वो मिस नहीं करना. इट इज़ whenever I teach the classes, this is the most common practice and this is the most common error that comes while compiling the programs. तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या आपने टर्मिनेशन साइन डाल दिया है अपनी इंस्ट्रक्शन के एंड पे. सो मेन प्रोग्राम कि अगर हम बात करें तो मेन में क्या है, यू हैव अ मेन फंक्शन विच हैज़ अ डेटा टाइप. हियर वी आर गिविंग द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न whatever the value is returned by the main function, वो उसको हम क्या दे रहे हैं as a void. Then there is main keyword, then there is something written inside that main parenthesis which is called the argument or the parameter, which in this case is void, which means there is no parameter in the main function, and this is something that you will write in every program of yours. जितनी भी programs आप लिखेंगे उसमें stdio.h को include कराना भी ज़रूरी है, which means कि वो header file भी आपकी हर एक में आएगी preprocessor directive के साथ, और हर program में आप जो हैं वो मेन का फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे with starting and ending brackets and writing the code inside those brackets. जब भी हम किसी और कंपाइलर की बात करते हैं, कुछ ऐसे कंपाइलर्स भी होते हैं कि जब आप उनको ओपन करते हैं, कुछ ऐसे IDEs हैं कि जब आप उन्हें ओपन करते हैं तो उसमें मेन का जो बेसिक सिंटैक्स है वो पहले से लिखा हुआ आता है. टर्बो C++ में ऐसा नहीं होता. सो यू ऑलवेज हैव टू राइट दैट फंक्शन एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इनटू द राइट सिंटैक्स. अगेन, अगर आप सिंटैक्स ठीक नहीं लिखते तो it will create a problem. Indentation is another problem that student actually face. क्या होता है कि जब आप main लिखते हैं प्रोग्राम, यानी आपने लिखा void main void अपने टर्बो C के एडिटर में और उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया. Don't press anything else after that, right? उसके फ़ौरन बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट करें और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं एंड पे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अननेसेसरी स्पेसेस देंगे सी लैंग्वेज में तो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. जैसे मैंने पहले कहा कि सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि हर स्पेस का, हर सिंबल का, हर इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ मतलब है. सो इंडेंटेशन किसको कहते हैं? जो आप किसी भी ब्रैकेट से पहले स्पेस देते हैं या उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको इंडेंटेशन कहते हैं. आप हमेशा देखेंगे कि जहाँ से आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट भी हमेशा उसी के नीचे आनी चाहिए, यानी वहीं पे अलाइन होनी चाहिए. अगर वो अलाइन नहीं होती तो दैट मीन्स देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंडेंटेशन एरर्स. बट डोंट वरी, हम अगली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एरर टाइप्स क्या होती हैं और किस किस तरह के एरर्स जो हैं वो आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि आपका जो मेन का फंक्शन होता है उसका पर्पस क्या है,
हर एक छोटी छोटी डिटेल फ्रॉम ब्रैकेट टू वॉइड उसका मतलब क्या है, हमने इसको डिटेल में स्टडी किया। और आप हमेशा इस वीडियो को देखें इन कॉम्बिनेशन विद द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उसमें हमने ये स्टडी किया है कि सी के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कंपोनेंट यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। सो व्हेन कंबाइंड विद द मेन फंक्शन इट कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम।